जैसा कि हमने पिछले हफ्ते आपसे प्रॉमिस किया था कि हम नेक्स्ट हफ्ते हर सैटरडे को किसी नए विषय पर आपके समक्ष एक नई परिचर्चा लेके प्रस्तुत होंगे, तो हम आज आपके समक्ष प्रस्तुत है एक बहुत ही समसामयिक और महत्वपूर्ण विषय कोरोना के ऊपर अपनी परिचर्चा लेकर, जिसमें हमारे सवाल जो हमने आपसे फेसबुक पोस्ट पर कमेंट सेक्शन में मांगे थे, उन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शालिनी। सो वेलकम डॉक्टर शालिनी दी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत अभिनंदन है। थैंक यू। डॉक्टर शालिनी गुप्ता 1995 बैच की MBBS मेडिसिन डॉक्टर है। She also did her postgraduate diploma in maternal and child health. ये NCR रीजन के अंदर अभी पिछले 2 डिकेड से मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। ये काफी सारे NGO एंड व्हाट टू कॉल कॉर्पोरेट्स से जुड़ी हुई हैं काफी सारे। शी इज अ लाइफस्टाइल कोच एंड फैमिली फिजिशियन ऑल्सो। सो वेलकम दीदी, हम आपका स्वागत करते हैं और आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सारिका। वेलकम एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। तो दीदी हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, उनमें से जो पहला सवाल है परिचर्चा का वो है कि कोविड क्या है या कोरोना क्या है, कि क्या होता है, कि कोविड और कोरोना इज द सेम थिंग और दे आर डिफरेंट थिंग्स? ओके, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन सारिका। सो हम कोरोना के बारे में आज बातचीत कर रहे हैं, तो हमें पता जरूर होना चाहिए कोरोना जो है एक वायरस है जो बैट्स से ह्यूमंस में आया है। तो ये पहले से था इस एनवायरनमेंट में, लेकिन अब इसने पहले बैट्स में ही था, अब इसने ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट किया है। सो इसने जो हमें बीमारी दी है उस बीमारी का नाम है कोविड। कोविड का फुल फॉर्म है को से कोरोना, VI से वायरस, D से डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज। सो ये जो बीमारी हमें कोरोना वायरस ने दी है, जो हमारे जाके लंग्स को इन्फेक्ट करती है सबसे ज्यादा, और भी पार्ट्स को करती है लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान ये हमारी लंग्स को करती है, और ये हमारी लंग्स तक पहुंच पाती है और बहुत इजीली पहुंच पाती है। ये इसकी खास बात है। इसका हम अगर स्ट्रक्चर देखें, जी जी आप कंटिन्यू करें। जी, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक अंदर एक इसका प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं मैसेंजर RNA प्रोटीन। इसके आसपास इसका एक DNA होता है, मैसेंजर RNA। उसके आसपास इसका स्पाइक प्रोटीन होता है और उसके आसपास फैट का एनवेलप होता है। तो इसका ये जो स्पाइक प्रोटीन है यही इसकी खास बात है। इस स्पाइक प्रोटीन की हेल्प से ये हमारी बॉडी में आकर हमारी लंग्स पे जो ACE2 रिसेप्टर है उससे जाके अटैच हो जाता है और उसी की मदद से हमारे सेल्स के अंदर पहुंच जाता है। अंदर पहुंच के ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और अपनी ग्रोथ करता है और अपने नंबर्स को बढ़ाकर हमें इन्फेक्शन देता है। जी दीदी, जैसे आपने बताया कि कोरोना वायरस भी एक तरीके का वायरस ही है, राइट? तो ये इतना डेडली क्यों है? इस वायरस में से क्या विशेष बात है जो इसे बाकी के और वायरस से अलग बनाती है? जैसा मैंने कहा, ये हमारी लंग्स को जाके इन्फेक्ट करता है और लंग्स को जाके इन्फेक्ट करके ये और भी हमारे पार्ट्स को मल्टीप्लाई करके सारी बॉडी में पहुंच के हमारे हार्ट को, लिवर को, किडनीज को, ब्रेन को, इनफैक्ट सारे ऑर्गन्स को जाके इन्फेक्ट कर देता है और बहुत जल्दी कर पाता है इस चीज को। और हमारी ऑक्सीजन को, हमारी सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसको इफेक्ट करके हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, उसको इफेक्ट कर देता है। तो ये हमारी बिल्कुल सांस जो हमारी संजीवनी है, अगर उस पे नौबत आ जाती है तो ये तो बहुत डेडली वायरस है। तो दीदी क्या आप हमें इसका मैकेनिज्म समझाना चाहेंगे कि किस तरीके से काम करता है कोरोना हमारी बॉडी में जाके, हाउ इट अफेक्ट्स अस? अगर हम देखें कि ये वायरस है हवा में, ठीक है, और ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में। अब वो इन्फेक्टेड पर्सन किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन के या तो कांटेक्ट में आया, उसको टच किया, या फिर एयर, इसका एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के फॉर्म में इसको दूसरे पर्सन तक पहुंचा। जब एक पर्सन ने बातें की या स्नीजिंग की या कफिंग की, कि इस दूसरी पर्सन की बॉडी में उसके नोज और उसके माउथ और उसकी थ्रोट में अंदर चला गया। तो जब ये वायरस हमारे शरीर में पहुंचा तो हमारी नोज में कुछ सीलिया हैं जो इसको पुश आउट करने की कोशिश करेंगे। हमारी माउथ में भी फेरिंग्स का जो कफ रिफ्लेक्स है, इट विल ट्राई टू थ्रो इट आउट, लेकिन ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लाइक अबव द वोकल कॉर्ड्स ये इजीली पहुंच जाता है। हमारी बॉडी डेफिनेटली इसको फाइट करने की कोशिश करती है, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं, इससे फाइट करते हैं। सो अ बॉडी इज फाइटिंग विद दिस वायरस, बट इस दौरान कुछ सिम्टम्स आने चालू हो जाते हैं हमें, क्योंकि हमारी बॉडी में फाइट चल रही है। हमें फीवर आएगा, हमें थकान महसूस होगी
और भी कई, अगर हमारे थ्रोट में है, हमें सोर थ्रोट होगा, थ्रोट में इरिटेशन होगी, हमारे अंदर पेट की तरफ जाएगा तो हमें लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब होगा। ओवरऑल बहुत सारी चीजें, हमारे नेजल मिकोजा को इसने इफेक्ट किया है, तो नेजल मिकोजा के इफेक्ट की वजह से हमारी सेंस ऑफ स्मेल जा सकती है, हमारी माउथ एंड थ्रोट को इन्फेक्ट होने की वजह से हमारा सेंस ऑफ टेस्ट चला जाता है। सो ऑल दीज सिम्टम्स आर देयर, और इनसे हमारी बॉडी में ये वायरस जा रहा है, हमारी इन सब चीजों को इन्फेक्ट कर रहा है और हमारी बॉडी इसको फाइट कर रही है। थोड़ा बहुत फीवर आ रहा है जिसके लिए हम अपने इसको मैनेज कर रहे हैं, तो ये एक डिजीज प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इसके लिए हम अपने आप को जरूरी नहीं है कि हमें बहुत सारे सिम्टम्स जिनके मैंने नाम लिए कि बुखार आना, थकान होना, खांसी, गले में खराश, लूज मोशन, हेडेक, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, ये सब सबको हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिन तक वायरस पहुंचा लेकिन इसने कोई सिम्टम नहीं किया कि उनकी बॉडी ने उनको फाइट करके इजीली उसको ओवरकम कर लिया। तो अब क्या हुआ, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें ये वायरस पहुंच चुका है, लेकिन ये वायरस हमारे ड्रॉपलेट में फिर भी आ रहा है। तो हमें ये पता नहीं कि कौन है जिसके अंदर वायरस है, कौन है जिसके अंदर वायरस नहीं है। जिसमें सिम्टम्स है वो तो अपने, उसको तो पता है कि हाँ मुझे सिम्टम्स है तो मैं अपना टेस्ट कराऊंगा। वो लोग अपने आप को टेस्ट कराने की तरफ ले जाने के लिए दे आर मोटिवेटेड। लेकिन जिनको सिम्टम्स नहीं है उन्हें तो खुद ही नहीं पता कि हमारे में वायरस है। इसीलिए इससे बचने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 चीजें हैं कि अपनी दूसरे लोगों से डिस्टेंस रखना, अपने हैंड हाइजीन को मेंटेन करना, अपने हैंड को नोज और माउथ और फेस की तरफ कम से कम ले जाना, और मास्क पहनना, ठीक है, ताकि जिनको नहीं पता कि उन्हें इन्फेक्शन भी है वो उसको दूसरों को ना फैलाएं कम से कम। तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस वेबिनार कि हम जाने अनजाने किसी दूसरे पर्सन को इस बीमारी को फैलाए ना, अपने अनसस्पेक्टिंग पेरेंट्स को जो एल्डरली है घर में, उन तक ये बीमारी ना पहुंचने दें। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमें तो कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, सो वी आर सेफ। नो, हो सकता है वी आर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स, सो वी आर गिविंग दिस डिजीज अननोइंगली टू सो मेनी पीपल। सो द मेनस्टे, masking, social distancing, hand hygiene, and the vaccine now is very, very, very important. दीदी आपने हमें सिम्टम्स बताए इतने सारे कि ये कुछ माइल्ड सिम्टम्स हैं इस तरह के, तो हमें टेस्ट के लिए कब जाना चाहिए और हमारे पास इस समय प्रेजेंटली कौन कौन सा टेस्ट अवेलेबल है व्हिच वी कैन गो फॉर? सी, टेस्ट के लिए सबको जाना चाहिए, अब चाहे उनको सिम्टम्स है चाहे नहीं है। अगर हमारे पास टेस्ट अवेलेबल है, वी ऑल शुड गो फॉर द टेस्ट, ठीक है, बिकॉज वी माइट बी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स, हमें पता ही नहीं। अगर कोई किसी के कांटेक्ट में आया तो फिर तो उसे पता है कि हाँ मैं एक कोविड पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में आया हूँ, तो उसको अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए और टेस्ट भी कराना चाहिए। जिनको ऑलरेडी सारे सिम्टम्स हैं वो तो कराएंगे। देन व्हाट वाज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं, व्हिच टेस्ट वी शुड गो फॉर? ओके, सी द मेन टेस्ट व्हिच इज अवेलेबल राइट नाउ इज द RT-PCR टेस्ट। RT-PCR टेस्ट इज अ डेफिनेटिव टेस्ट, लेकिन क्योंकि कई बार इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होने के कारण देर से आ रहे हैं, वी आर आल्सो एक्सेप्टिंग अ रैपिड एंटीजन टेस्ट राइट नाउ, जिसके रिजल्ट्स 30 मिनट्स में आ जाते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल में हम CP-NAT टेस्ट करते हैं व्हिच इज नॉट फॉर द जनरल पब्लिक। अब जो हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो डॉक्टर्स कई बार CT स्कैन के लिए भी बोलते हैं, तो इस CT स्कैन इज सेफ? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, हमें करना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? देखिए, जब हमें माइल्ड इलनेस है, जैसे मैंने बताया कि फीवर है, रनी नोज है, थोड़ा कोल्ड है, तो हम घर में अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो उस टाइम हमें कोई CT स्कैन या कोई ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं हमारे में से जो इनको कुछ और कोमॉर्बिडिटीज है। व्हाट इज कोमॉर्बिडिटीज? जिनको दूसरी बीमारियां हैं जो हमें इस बीमारी को सीरियस कर देती है। वो बीमारियां हैं जैसे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, heart problems, heart diseases, liver, kidney diseases, transplant patients who have patients who are immunocompromised, या फिर जिनकी ज्यादा एज है, more than 60, या जो ओबीज है, ओवरवेट है। सो ऐसे लोगों को कोरोना बहुत ये जो माइल्ड इलनेस की वजह थोड़ा ज्यादा तंग कर सकता है। तो ऐसे लोगों को हम फिर भी थर्ड डे ऑफ द इलनेस, अब हाउ डू यू कैलकुलेट योर डे ऑफ द इलनेस, एक ही क्वेश्चन आता है। तो जिस दिन आपको लगे कि मुझे पहला सिम्टम आया है, चाहे वो हेडेक हो, चाहे वो गले में खराश हो, चाहे वो थोड़ा सा बुखार हो, या थोड़ी सी वीकनेस हो, दूसरी चीज से थोड़ा सा डायरिया हो, उस दिन को आप नोट करके रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका डे 1 है।
डे 1 के बाद थर्ड डे हम यूजुअली बेसिक टेस्ट करा सकते हैं जो लोग कोमॉर्बिड है या जिनका हमें फीवर बहुत हाई जा रहा है, जस्ट टू नो योर बेसलाइन लेवल्स कि आपके कितने हैं। उसमें सीबीसी, सीआरपी, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, योर फास्टिंग शुगर्स, डी टाइमर एंड IL-6 ये सब हम शुरू में नहीं कराते, ठीक है। सो बेसिक टेस्ट होते हैं जो हमें अपने ब्लड काउंट्स पता चलते हैं, हमारे लिम्फोसाइट काउंट कितने हैं, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कैसा है, सीआरपी इज अ मार्कर ऑफ इन्फ्लेमेशन, लिवर एंड किडनी फंक्शन कैसे चल रहे हैं, आपकी शुगर का कंट्रोल कितना चल रहा है, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल में है कि नहीं है, ये सब चीजें हम शुरू में देखते हैं। और अपनी नॉर्मल मेडिसिन लेते हैं, फीवर के लिए पैरासिटामोल लिया, रनी नोज के लिए कोई एंटीहिस्टामिनिक ले ली, थोड़ी स्पॉन्जिंग करी, थोड़ा रेस्ट किया, फ्लूइड्स लिया और अपने आप को आइसोलेट करके रखा। इतना इंपॉर्टेंट है। HRCT के लिए जाना शुरू में एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बहुत जल्दी करा लेंगे HRCT तो अभी तो हमारा वायरस रेप्लिकेशन फेज में है, मतलब अभी हमारे शरीर में एंटर हुआ है, अभी तो वो सेल के अंदर गया है, मल्टीप्लाई कर रहा है, अभी उसने कोई हमें लंग्स को नुकसान नहीं पहुंचाया है। इस स्टेज में अगर हमने CT करा लिया तो उसमें कुछ आएगा ही नहीं। आप गए, आपने अपने आप को एक्सपोज किया सारी CT से और कुछ भी नहीं आया, फिर आपको फॉल्स सेंस ऑफ होप आ गया कि मैं तो ठीक हूँ, मेरा CT तो बिल्कुल क्लियर है, तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब मुझे कोई आगे एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत ही नहीं है। सो व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप अपने डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहें, अपने टाइम लाइन के हिसाब से मैनेजमेंट करें, स्पीक टू योर डॉक्टर। अगर आप जा नहीं सकते तो टेली कंसल्टेशन से डॉक्टर को अपने एक एक सिम्टम को बताएं, कौन से डेट को कौन सा सिम्टम आया था। सो द डॉक्टर विल गाइड यू कि आपको कब ब्लड टेस्ट कराना है, कब CT कराना है। अगर आप अपने मन से करा लेंगे तो वो आपको फॉल्स सेंस ऑफ एक गुड वेलबींग दे देगा। हर चीज का एक टाइम है, जिस टाइम आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, जिस टाइम आपका CT पॉजिटिव आएगा, उससे पहले इसको कराने का कोई फायदा नहीं। तो आपके हमारा जो कन्वर्सेशन है उससे एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे सभी दर्शकों के लिए है वो है कि अपनी मर्जी से या स्वेच्छा से जाके टेस्ट नहीं करवाएं या CT स्कैन के लिए नहीं जाए। CT स्कैन के लिए तभी जाए जब डॉक्टर उन्हें रिकमेंड करे। दी, आपने अपनी बातों में एक और चीज बोली कि हमें लगातार अपने जो सिम्टम्स है उनको मॉनिटर करना है। तो क्या हम लोग सभी लोग जितने भी लोग हैं सब, क्या हम अपने घरों में कोई ऐसी किट बना के रख सकते हैं जिससे कि जरूरत पड़ने पर ये सारी चीजें मॉनिटर हो सके? तो आपके अनुसार उस किट में क्या क्या होना चाहिए, किट क्या हो सकती है? ठीक है, देखिए एक बेसिक मेडिकल किट में होता है एक थर्मामीटर जिससे आप टेम्परेचर देख सकते हैं, एक पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर एक डिवाइस है जो हमारी बॉडी में हमारा ऑक्सीजन लेवल बताती है, लेजर टेक्नोलॉजी से वो ऑपरेट होती है। तो हमारी बॉडी में इस टाइम ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना चल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। उसके अलावा हम अगर आप डायबिटिक हैं तो आपकी सेल्फ ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए आपके पास ग्लूकोमीटर होना चाहिए। आप हाइपरटेंसिव हैं, हाई BP के पेशेंट हैं तो आपको BP चेक करने वाले, इलेक्ट्रॉनिक BP चेक करने वाले मॉनिटर होना चाहिए। दैट इज अ बेसिक 4 थिंग्स वी शुड हैव। राइट दीदी, वन मोर थिंग विच आई वांट टू आस्क कि जैसे ही हमें सिम्टम्स नजर आए तो हमें खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए, राइट दी? तो Yes. जिस समय हमने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, हमारे साथ जो और हमारे फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं, ठीक है, तो उनमें से जो हमारी हेल्प कर रहे हैं या हमारी देखभाल कर रहे हैं, क्या उनको भी किसी तरीके की मेडिकेशन की जरूरत है या उनको किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? वेरी नाइस क्वेश्चन सारिका। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि जो लोग आपका ध्यान रख रहे हैं वो अपना ध्यान भी रखें। सो वी ऑलवेज डू इट इन अ करेक्ट वे। अगर आपने एक पेशेंट ने अपने आप को आइसोलेट करा है एक रूम में जिसमें वॉशरूम अटैच्ड है, विच इज अ गुड थिंग टू डू, और जिसमें एग्जॉस्ट फैन चलता रहे, पेशेंट अपने आप मास्क पहने। जब कोई खाना देना हो पेशेंट को तो एक रूम के बाहर एक हम कोई चेयर या स्टूल रख सकते हैं जिसमें आके जो केयर कर रहे हैं वो आके खाना देगा और फिर उनको कॉल करके बता सकते हैं कि खाना रखा है, एंड द पेशेंट कैन टेक, मास्क पहन के आएंगे और दरवाजा खोलेंगे और खाना ले लेंगे। सो वो दरवाजा जो घर की तरफ खुलता है वो बंद रहेगा, पेशेंट के रूम का वो दरवाजा जो बाहर बैल्कनी की तरफ खुलता है वो खुला रहेगा। एक रूम में आप आइसोलेट है इसका मतलब ये नहीं कि आपके रूम में हवा नहीं आ सकती, आपके रूम में वेंटिलेशन नहीं होना चाहिए, सनलाइट नहीं होनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द रूम इन विच यू आर शुड बी वेल वेंटिलेटेड विद गुड सनलाइट। ओनली थिंग इज कि जो आपका रूम का डोर बाकी घर की तरफ खुल रहा है वो आपको बंद रखना है। उस रूम को आपको जब भी खोलना है तो आपको मास्क पहन के खोलना है, और जो केयर गिवर भी आएगा वो भी N95 मास्क पहन के आएगा और आपको खाना देगा, या फिर आपके कोई यूटेंसिल्स लेकर जा रहा है तो ग्लव्स पहन के लेके जाएगा एंड देन उसको वॉश करेगा ग्लव्स पहन के।
दैट इज अ थिंग. जो पेशेंट आइसोलेटेड है वो अपनी केयर आइसोलेटेड है, दैट मीन्स वो फिजिकली आइसोलेटेड है लेकिन वो इमोशनली आइसोलेटेड नहीं है किसी से भी. वो अपना ध्यान रखेगा, अपनी सोच पॉजिटिव रखेगा, जो भी खाना उसको मिल रहा है न्यूट्रिशियस उसको अच्छे मन से खाएंगे. अपनी चॉइस भी बता सकते हैं, आपकी चॉइस के हिसाब से एवरीवन वुड बी रेडी टू मेक द फूड. देन आप पानी पीने का ध्यान रखेंगे, गुनगुना पानी, lukewarm water you have to drink regularly. That helps in maintaining the hydration. Dehydration is very bad for the body. उसमें थ्रोम्बस बनने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है. So drinking water throughout the day, at least 3 to 4 liters per day is important. इसके अलावा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें. So जैसे कि हमारे पहले सेशंस में भी हमने सीखा है कि डीप ब्रीदिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्लो इनहेलेशन, स्लो एक्सहेलेशन. ऐसे करने से क्या होता है, हमारी लंग की जो टोटल वाइटल कैपेसिटी है वो डबल हो जाती है. नॉर्मली हम जो ब्रीदिंग करते हैं शैलो ब्रीदिंग करते हैं, कई बार हमें याद भी नहीं रहता, सांस लेना भी याद नहीं रहता. वी आर सो मच ऑक्यूपाइड इन अदर थिंग्स. तो कॉन्शियसली बैठ के डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन करें. अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से आपकी लंग को आप स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, आगे के कॉम्प्लिकेशन से बचा रहे हैं. एक स्पायरोमीटर होता है लंग एक्सरसाइजेस करने के लिए, जिसमें आपको बॉल्स ब्लो करनी होती है. और फूक मारेंगे तो बॉल्स ऊपर हो जाती हैं, देन उनको वहां सस्टेन करके रखना होता है जितनी देर आप रखें. आप बैलून्स भी फुला सकते हैं. सो आप ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं. सो ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइजेस, आप एक डीप इनहेलेशन लेंगे और अपने ब्रेथ को होल्ड करके देखेंगे कि आप कितनी देर तक ब्रेथ होल्ड कर पाते हैं. सो दैट गिव्स अस एन आइडिया कि आपकी लंग ठीक चल रही है, आपकी लंग कैपेसिटी अच्छी है. तो अंदर आप आइसोलेशन में रह के बहुत सारी पॉजिटिव चीजें कर सकते हैं. यू कैन डू योर वर्क, यू कैन डू सम, फॉलो योर हॉबी एंड स्टे कनेक्टेड विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. दैट इज इम्पोर्टेंट. तो बेसिकली यहाँ पर आपने दो चीजें बताई कि जो हमारे साथ जो लोग रह रहे हैं, जो हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली है, वो मास्क लगाकर हमारे साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट, और हम अपने बाकी सब काम कर सकते हैं. मैं एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी मास्क से रिलेटेड ही. आपने जिक्र किया N95 मास्क का, तो इज दैट मास्क इज रीयूजेबल, हम उसको वापस यूज कर सकते हैं? और दिस इज थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है N95 as compared to the normal surgical and the cloth mask, so it can be used after 3 days, reused. तो हम उसको वॉश नहीं करेंगे, उसमें कोई पानी नहीं लगाएंगे, कोई सोप नहीं लगाएंगे, उसको हम सनलाइट में रख देंगे, then every 4th day आप उसको दोबारा यूज कर सकते हैं. तो what people normally do, they take 3 masks और every 4th, 5th and 6th day they use the previous mask. दीदी आपने हमें बताया कि कौन कौन से माइल्ड जो है सिम्टम्स हैं, लाइक then how we get to know कि now they are the final call, this is the alarming signs that we need to go for the, so what are the alarming signs for the COVID? Yeah, so ठीक है. so अब ये जो डिजीज है इसको हम 2 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. पहली फेज है जब हमें शुरू के 5-6 दिन है, जिसमें हमें थोड़ा बुखार आया है, हमें थोड़ी रनी नोज, गला खराब, ये सब हुआ है, जिसके लिए जैसे मैंने बताया हमने मेडिसिन ले ली, हमने हाइड्रेशन अच्छा रखा. ऐसे में हमें इस टाइम कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं थी, हमारा फीवर बहुत ज्यादा नहीं जा रहा था, हमें सैचुरेशन हमारा ठीक था, हम बात कर पा रहे थे पूरे सेंटेंसेस में, और हमारा रेस्पिरेटरी रेट, सो वन थिंग इज रेस्पिरेटरी रेट मीन्स 1 मिनट में हम कितनी बार सांस ले रहे हैं, 24 से कम था. तब तक हम घर में सेफ थे, हमें आराम से कोई दिक्कत नहीं थी, हम खाना पीना खा रहे थे, अपने टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहे थे, डॉक्टर के टच में थे, और अपने सैचुरेशन एंड ब्रीदिंग को मॉनिटर कर रहे थे. यहाँ तक हम घर में सेफ थे. लेकिन अगर 5 डेज हो गए, 5 डेज में यूजुअली फीवर डाउन हो जाना चाहिए, 80 to 90% में हो भी जाता है. सो मोस्ट ऑफ अस आर इन द कैटेगरी ऑफ दिस माइल्ड इलनेस, जहाँ पे आपका फर्स्ट 5 डेज में फीवर डाउन हो जाता है, आपकी वायरीमिया फेज क्रॉस हो जाती है. वायरीमिया फेज शुरू के 5 दिन जब आपका वायरस मल्टीप्लाई कर रहा था, जब आप रेस्ट कर रहे थे, जब आप आइसोलेशन में थे, यहाँ तक हम वायरीमिया फेज में सेफ थे. लेकिन सपोज 5 to 7 डेज बाद हमने देखा कि हमारा फीवर डाउन होने के बाद फिर से रीस्पाइक करने लगा, इट इज कमिंग बैक, हाई फीवर, नॉट 99, 99.5, इट्स अराउंड 101. फीवर फिर से स्पाइक कर रहा है, हाई फीवर जा रहा है. सेकेंडली फीवर के साथ साथ हमें खांसी ज्यादा हो रही है, ड्राई कॉफ, डीप हैकिंग कॉफ, अंदर से जैसे जोर से खांसी आती है, काफी तेज खांसी हो रही है. साथ में हमारा रेस्पिरेटरी रेट, जो हमने कहा 1 मिनट हम कितनी बार सांस लेते हैं, वो हम ऐसे नॉर्मली देख सकते हैं. आप प्रैक्टिस करेंगे, सामने पेशेंट खुद भी देख सकते हैं और सामने वाला भी देख सकता है. अगर वो 1 मिनट में 24 से ज्यादा जा रहा है, अराउंड 30 जा रहा है, ये एक साइन है कि आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो गई है, आपको चेस्ट में कंजेशन फील हो रहा है, टाइटनेस फील हो रही है. सो ऑल दीज आर वार्निंग साइंस, ये सब नहीं होने चाहिए.
Why should you have a chest tightness? Why should you have a deep, dry, excessive cough? Why should you have a high temperature now? 5 दिन तो निकल गए, वेरीमिया फेज तो ओवर हो रहा है. तो नाउ इज अ साइन कि जब हम अपने आप को वी नीड टू टॉक टू अ डॉक्टर कि हमें सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो डॉक्टर विल टेक एन एक्शन. वो आपको एडवाइस करेंगे कि आप वार्ड में एडमिट हो जाए, हॉस्पिटल में. अगर आपको हॉस्पिटल जाने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है या फिर कोई इशू है कि आप नहीं जा सकते हैं, द डॉक्टर माइट स्टार्ट सम लाइफ सेविंग मेडिसिन फॉर यू, सम मोर स्ट्रॉन्गर मेडिसिन. क्योंकि अब ये फेज वरीमिया फेज से आ गई है इन्फ्लेमेटरी फेज में. ये एक दूसरी फेज है इस डिजीज. इस फेज में क्या होता है कि हमारी बॉडी ने जब फाइट किया वायरस को, तो कुछ केमिकल्स रिलीज किए. तो वो केमिकल्स एक्चुअली रिलीज तो किए थे वायरस को किल करने के लिए, लेकिन कई बार कुछ जरूरत से ज्यादा अमाउंट में वो केमिकल्स रिलीज कर दिए, वो इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स रिलीज कर दिए. तो अब ये इन्फ्लेमेटरी फेज आ गई हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम ने अपना काम कुछ ज्यादा ही अच्छे से कर लिया. इंस्टेड ऑफ किलिंग ओनली द वायरस, ये वायरस अब हमारे ओन सेल्स को भी, जो हमारी बॉडी में लंग की ब्लड वेसल्स हैं या हार्ट में भी, जहां जहां पे भी ये कोरोना वायरस ने अटैक किया था, हर जगह पे वहां पे ये हमारे खुद के इम्यून सेल्स जाके उसको अटैक करने लगे. वो कुछ ज्यादा ओवर एक्टिव हो गए. सो वहां पे हमारा इन्फ्लेमेशन बढ़ गया. इन्फ्लेमेशन बढ़ गया तो वहां काफी केमिकल्स रिलीज हुए, स्वेलिंग हो गई, क्लॉटिंग स्टार्ट हुई. तो अब हमें उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे सिंपल पैरासिटामोल या नॉर्मल मल्टीविटामिन या नॉर्मल एंटीहिस्टामिनिक से काम नहीं चलेगा. हमें स्ट्रॉन्गर लाइफ सेविंग मेडिसिन देनी पड़ेंगी, नहीं तो इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. एक साइटोकाइंस बोलते हैं जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, एक स्टॉर्म की तरह आएगा. बिल्कुल इट विल कम इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग. तो हमें इसको रोकना है, इसको शांत करना है. तो इसके लिए हमें लाइफ सेविंग मेडिसिन 2 हैं हमारे पास, स्टेरॉइड्स एंड एंटीकोएगुलेंट्स. स्टेरॉइड्स एक ऐसी दवाइयां हैं जो आजकल बहुत रैम्पेंट यूज हो रहा है, बिकॉज लोगों को पता है कि स्टेरॉइड्स देनी है इस दवाई में, इस बीमारी में, या फिर हमें एंटीकोएगुलेंट्स देने हैं. तो लोग बाग क्या कर रहे हैं कि शुरू की वरीमिया फेज में जब ओनली स्लाइट फीवर था, उस टाइम स्टेरॉइड स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज वेरी 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 हार्मफुल. क्योंकि जैसे हमने कहा, हमें स्टेरॉइड्स कब लेकर आए अपने आमों में, जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जब वायरस का रेप्लिकेशन स्टॉप हो गया, तब हमें लाना है. लेकिन अगर हमने शुरू में स्टेरॉइड ले आए, तो जो वायरस जो मल्टीप्लाई कर रहा था, उसको कौन स्टॉप करेगा? हमने तो अपने इम्यून सिस्टम को स्टॉप कर दिया स्टेरॉइड से. तो इसलिए हमें स्टेरॉइड्स को शुरू में नहीं लेना, ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर एंड अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर लेना है. और कब लेना है? जब वायरीमिया फेज ओवर हो जाए और ये इन्फ्लेमेटरी फेज स्टार्ट और ये ओवर एक्टिव हो जाए इम्यून सिस्टम. So steroids are life-saving medicines, लेकिन they have to be given at the right time, in the right dose, by the right person, to the right person. So it's a very important point to note down कि हमें बीमारी के स्टार्टिंग में स्टेरॉइड्स नहीं लेने हैं. स्टेरॉइड केवल और केवल डॉक्टर के कंसल्टेशन पर ही लेने हैं, जब भी वो हमें लेने के लिए कहते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. और स्टेरॉइड्स के साथ हमें एंटीकोएगुलेंट्स भी दिए जाते हैं, क्योंकि ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म आता है, इसमें हमारी बॉडी में क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है ब्लड वेसल्स में. तो उस क्लॉटिंग को भी रोकना है. क्लॉट्स क्या करेंगे? हमारे ब्लड को आगे जाने से रोकेंगे. अगर लंग की ब्लड वेसल्स है, उसमें क्लॉट आ गया, तो ब्लड हमारे लंग के एल्वेओलाई तक नहीं गया, तो वहां पे जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना, तो एक्सचेंज नहीं होगा, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो हमारी सैचुरेशन ड्रॉप हो जाएगी. और ऑक्सीजन की कमी होने से जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमारे हार्ट में, ब्रेन, किडनी, कहीं ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, कहीं न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगी. सो दैट विल बिकम अ मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर. तो इसलिए हमें स्टेरॉइड्स एंड एंटीकोएगुलेंट्स, ये दोनों हमें डॉक्टर के सुपरविजन में स्टार्ट करना है. ऑक्सीजन तो नेचुरली करनी ही है. सो हमें अब ये है कि या तो हम इसको घर में स्टार्ट करके एंड देन वी गो टू द हॉस्पिटल एंड वी स्टार्ट अरेंजिंग फॉर द हॉस्पिटल एंड वी गो टू द हॉस्पिटल व्हेनेवर इट इज अवेलेबल. हॉस्पिटल पहुंच के हमें यही स्टेरॉइड्स और एंटीकोएगुलेंट्स हमें इंजेक्शन फॉर्म में दिए जाते हैं, और ऑक्सीजन को भी ज्यादा हाई डोज में दिया जाता है थ्रू डिफरेंट एपरेटस. एंड ये हमारा 24 जो रेस्पिरेटरी रेट था, 24 से 30 के बीच में, ये हमारा हॉस्पिटल में मैनेज करते हैं इसको. एंड दे ट्राई टू इंक्रीज द सैचुरेशन एंड कंट्रोल द इन्फ्लेमेशन. After this medication and all those, हम ठीक हो गए, right? Now, what we need to do after the COVID, post-COVID, what we require to do to maintain or restore our previous health conditions?
ठीक है, डेफिनेटली। सो अब इसमें अगर हम ये हमारी मॉडरेट डिजीज थी, जहां हम 24 से 30 रेस्पिरेटरी रेट था, हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन भी था 90 to 93 ऑन रूम एयर। इसमें कुछ लोग क्रिटिकल फेज में भी चले जाते हैं। सो क्रिटिकल फेज में हमारा और ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाता है लेस देन 90 एंड रेस्पिरेटरी 30 से भी ऊपर आ जाता है। तो इसमें हमें और हाई फ्लो नेजल कैनुलास, रीब्रीदिंग मास्क, वेंचुरी मास्क, ऑल दीज आर यूज्ड एंड इवन वेंटिलेटर तक जाने की सिचुएशन आ सकती है। इवन एक्मो यूज करना पड़ता है। एक्मो में वेंटिलेटर इज प्योर मैकेनिकल वेंटिलेशन, जिसमें हमें अंदर हमारी एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल के फिर हमें ऑक्सीजन दिया जाता है। एंड एक्मो इज ऑलमोस्ट लाइक अ डायलिसिस ऑफ द लंग, जिसमें हमारे ब्लड में ऑक्सीजन एक्सचेंज कर देते हैं। सो ये सब हम ओवरकम करके फिर हम पहुंचे व्हेन वी बिकम अ ट्रू कोरोना वॉरियर। इन सबको हमने जीत के फिर नाउ वी आर ओके बाय गॉड्स ग्रेस एंड देन वी आर सेंट होम। अब हम घर जाते हैं तो वी आर एक्चुअली वेरी वीक दैट टाइम। तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस टाइम आ सकती हैं, क्योंकि हम घर तो आ गए, लेकिन हमारा बहुत सारी चीजें हैं जो स्टिल दे आर वेरी इन द रिकवरी फेज। जैसे मेरी खांसी है, तो खांसी थोड़ी बहुत रहेगी, थोड़ी दिन तक रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने लंग्स में इतनी फाइट की है, तो जो डेब्रिस है उसको बाहर निकालना है। तो उसको बाहर निकालने का कफ रिफ्लेक्स जो है वो हमें थोड़ी बहुत खांसी देता है। जैसे फीवर है, कुछ लोगों को चिंता है, मुझे फीवर शुरू में था, घर आ गई 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद थोड़ा सा 99.5 फीवर आ गया, 99 फीवर आ गया। आ सकता है, क्योंकि जब हम बीमार थे हमारा थर्मोस्टेट जो था वो रेगुलेशन उस लेवल पे सेट हो गया था। तो अभी थोड़ा अगर वो डिस्टर्ब हो गया है बिकॉज ऑफ द इलनेस, कभी कभी हमें फीवर आ सकता है। बट हाँ, अगर वेरी हाई फीवर आ रहा है, 101, 102 आ रहा है, देन यू नीड टू टॉक टू डॉक्टर। सेकेंडली, हमें डिजनेस हो सकती है, हमारे लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, क्लॉट्स बन जाते हैं इस बीमारी में ना हमारी ब्लड वेसल्स में। तो बड़ी ब्लड वेसल्स भी होती हैं, छोटी ब्लड वेसल्स भी होती हैं। अब जैसे हमारे हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं, दीज आर बिग ब्लड वेसल्स। वो ब्लड वेसल्स जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। सो हमने कहा था लंग हमारी इन्वॉल्व है इस सिस्टम में, बट हमारा हार्ट भी इन्वॉल्व है, हमारा ब्रेन भी इन्वॉल्व है। वहाँ पे भी ACE2 रिसेप्टर्स हैं, जहाँ वायरस ने आके इन्फ्लेमेशन किया था। तो ऑलरेडी वो मायोकार्डाइटिस है, हार्ट इन्फ्लेम्ड है। अगर वहाँ की ब्लड वेसल्स में भी क्लॉट आ गया तो हमें हार्ट अटैक तक हो सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट ऑफ द फीचर्स कि हमें क्या हुआ, जो हमें क्या क्या हो रहा है। हमें अपने आपको मॉनिटरिंग में रखना है, हमारी सैचुरेशन कैसी है, हमारा फीवर ज्यादा स्पाइक तो नहीं कर रहा, हमारी खांसी थोड़ी ही है, बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ रही, हमें सडन चेस्ट पेन तो नहीं हो रहा, सीवियर चेस्ट कंजेशन तो नहीं हो रहा। तो इन कोई भी चीज अगर सिवियर हो रही है, वी नीड टू टॉक टू द डॉक्टर सो दैट डॉक्टर कैन एडवाइस अस कि ये नॉर्मल है या आपको इसके लिए आगे आप और टेस्ट कराना है। जैसे हार्ट में अगर आपका ज्यादा बड़ा ब्लड क्लॉट है, तो इट कैन कॉज स्टॉपेज ऑफ द ब्लड फ्लो टू द हार्ट। आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपको चेस्ट पेन हो सकता है हार्ट अटैक की वजह से हो रहा हो, आपकी पल्स जो फास्ट है, हो सकता है कोई इरेगुलरिटी ऑफ द हार्ट बीट हो रही आपको एरिथमिया आ रहा हो सकता है आप हार्ट फेलियर में जा रहे हो, आपके पैर में स्वेलिंग आ रही है, सांस फूल रही है, हो सकता है आपके लंग की वेसल में क्लॉट आ गया हो, तो आपको एकदम सांस लेने में एकदम से दिक्कत आ रही है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरफ जा रहे हैं। सो इम्पोर्टेंट है अपने सारी चीजों को मॉनिटर करते रहे और अपने डॉक्टर के टच में रहे फ्रॉम 6 वीक्स to 3 months। कोई भी आपका सिम्टम है, माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है। तो माइनर हमें अपने को उससे एंजाइटी नहीं होने देनी है कि मुझे तो अभी भी पैर में दर्द हो रहा है, मुझे अभी भी थोड़ा बहुत हेडेक हो जाता है, मुझे अभी भी इतनी वीकनेस है, मेरी सांस फूल जाती है थोड़ा सा काम करने में। सो होगा वो नेचुरली, यू हैव बीन ऑन रेस्ट फॉर 15 days, आपने बिल्कुल अपना पूरा रेस्ट किया है। इसलिए कहते हैं धीरे धीरे, नाउ ग्रेजुअली यू हैव टू स्टार्ट योर एक्सरसाइज, बहुत ग्रेजुअली। अपना घर का काम 1 वीक बाद धीरे धीरे स्टार्ट करना है, और एक बार में ज्यादा देर नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक के करना है। अपनी डाइट का ध्यान रखना है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, ऑल द फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर यू, ऑल द ग्रीन वेजिटेबल्स। पानी पीने का ध्यान रखना है, वही सब चीजें जो सब चीज के लिए अच्छी है। अपनी शुगर्स और ब्लड प्रेशर जो इस बीमारी की वजह से और ज्यादा हो गए। सी कोविड इज अ डिजीज इन विच शुगर अपने आप बढ़ जाते हैं और ज्यादा। ऑलरेडी आपके अगर शुगर्स कंट्रोल में नहीं है, कोविड की वजह से आपको और स्ट्रेस, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, आपके शुगर्स और बढ़ गए। इसमें जो हमने स्टेरॉइड्स दिए उन्होंने भी शुगर बढ़ा दी। सो काफी ज्यादा शुगर का डिसबैलेंस हो जाता है। इनफैक्ट आपको अपनी दवाइयाँ रिवाइज करनी होती है डॉक्टर से पूछ के, इंसुलिन भी कई बार लेना होता है। So insulin is sometimes the only treatment to control the very high sugars. So insulin लेने में भी आपको घबराना नहीं है कि नहीं मैं इंसुलिन कैसे लूँ, ये तो मैंने कभी नहीं ली। But it is for a short term. जब तक आपके शुगर्स कंट्रोल में नहीं आ जाते, you should not run away from taking insulin. कुछ भी करना पड़े, अपनी शुगर्स को कंट्रोल में रखना is very very important.
क्योंकि ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है डायबिटीज, और जैसे हमने देखा अभी और भी कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. Mostly the patient which complain about post COVID is basically कि कमजोरी बहुत है, खांसी बहुत ज्यादा होती है, तो they are asking about what precaution they should use. ठीक है. सो कमजोरी में एज आई टोल्ड यू कि इट इज नेचुरल, आपकी बॉडी ने इतने बड़े वायरस से इतनी बड़ी फाइट की है, तो बॉडी को अपने आप को वापस रिकवर करने में टाइम देना है. हैव पेशेंस. आप खाने पीने का ध्यान रखेंगे, हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, आउटसाइड फ्रोजन फूड और प्रिजर्वेटिव वाला फूड ये सब बिल्कुल अवॉइड करेंगे. ठीक है. तो अपने घर का जो अपना सादा सच्चा खाना है, हाईली न्यूट्रिशियस फूड, उस सबको खाएंगे. प्रोटीन इज रियली इंपॉर्टेंट इन दिस वे. पानी पीना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली आपका व्हाट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्या पूछा था आपने? प्रिकॉशंस क्या क्या यूज करेंगे? प्रिकॉशंस में सबसे अच्छा है जी, प्रिकॉशंस में सबसे अच्छा है कि आप एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, अपने आप को एक्सर्ट नहीं करेंगे और ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देंगे. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में प्राणायाम, योगा, नहीं तो सिंपल डीप ब्रेथ्स इन एंड आउट, और कुछ नहीं है तो गहरी सांस ले छोड़े, अपनी लंग को एक्सरसाइज करें, घर में थोड़ी वॉकिंग करें और धीरे धीरे अपना स्टेमिना बढ़ाएं. नॉर्मल कुकिंग करें, जो आपको अच्छा लगता है वो करें. इनफैक्ट आप 15 दिन आइसोलेशन में रहे हैं, नेचुरली यू वुड बी फीलिंग अ लिटिल आउट ऑफ कॉन्टैक्ट विद एवरीवन. तो घर में सबसे खुशी से मिले और अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान दें. एंजाइटी ना फील करें. फील हैप्पी दैट यू आर बैक बाय गॉड्स ग्रेस. ग्रैटिट्यूड फील करें कि हाँ, मुझे भगवान ने सही सलामत घर भेजा है. आई एम द लकी वन एंड माय फैमिली इज वेटिंग फॉर मी एंड दे लव मी सो मच. सो फील दैट लव, फील दैट ग्रैटिट्यूड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अपना ध्यान, अपने ऊपर पूरा ध्यान रखें. लव योरसेल्फ, लव योर हेल्थ एंड गिव योरसेल्फ टाइम. हैव पेशेंस. you will be recovered. आप जी बात से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछने वाली थी कि व्हाट अबाउट आवर मेंटल हेल्थ? Physical health is fine, physically we are affected, but corona is the one which is also going to affect our mental health. So how the corona affects the mental health and what we can do to restore that? Okay, so mental health naturally ये बहुत ही natural question है कि कोई स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पर्सन भी इतनी सारी चीजें अपने आसपास, अपने घर में, अपने साथ देखकर अनअफेक्टेड नहीं रह सकता. We all are humans and God has given us that heart कि हम फील करते हैं हर चीज. इतना कुछ हो रहा है हमारे आसपास, why we will not be affected. But हाँ, हमें उस चीज को एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से लेके देखना है. अपने एक स्ट्रॉन्ग फ्रेम ऑफ माइंड से लेके देखना है कि ठीक है, जो भी हुआ है दिस ऑल्सो विल पास. This is not here forever. ये आया है तो जाएगा. This is strong people get more resilient in the time of test. जब आप को टेस्टिंग का टाइम है तभी आपको अपना ट्रू कैरेक्टर शो करने का मौका मिलता है. So this is a time when you come forward. You try to help others. You try to speak to others. आप सब अपने सब लोगों के हालचाल पूछें, अपने फ्रेंड्स से बात करें, और अगर उनसे कुछ भी ना करें तो सिर्फ पूछें क्या चल रहा है, क्या हुआ तुम्हारे साथ, कैसे मैनेज किया, एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प यू. सो इट इज वी हैव डेटा कि अगर हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो हमारा खुद का हीलिंग बेटर होता है. सो जो आपको अच्छा लगता है वो करें. इसके अलावा आप अपनी डायरी लिख सकते हैं, अपनी फीलिंग्स उसमें मेंशन कर सकते हैं. किसी भी घर में कोई भी आपके क्लोज है या कोई आपके पेरेंट्स, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, आप सबसे अपनी फीलिंग शेयर करें. दिस इज अ टाइम यू कैन टू कम क्लोज एज अ फैमिली. नई चीजें करें, कुकिंग करें, डाइवर्ट करें अपना अटेंशन. कोविड से हुआ है तो दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, कोविड हुआ है, यू आर बैक विद दैट, यू हैव वन दैट थिंग. तो अब आप आए और अपनी दूसरी चीजों में ध्यान फोकस करें, म्यूजिक की तरफ जाएं, अपनी बाकी हेल्थ की तरफ फोकस करें. अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर है, उसको कंट्रोल करने की तरफ ध्यान दें. दिस इज अ वेकअप कॉल कि आपने पहले जो चीज आपने कभी कंट्रोल नहीं करने की सोची उसको लाइटली लिया. कोरोना आपको सिखा दिया, कोरोना ने, कि अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो कैसे आपको यू बिकम द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप. नोबडी वांट्स कि हमें हम डायबिटिक है तो सब हमारे लिए डरें. हु वांट्स दैट? एंड आपको खुद भी तो डर लगता होगा कि हाँ, अगर मैंने पहले सोचा कि अगर पहले शुगर कंट्रोल कर ली होती तो कितना अच्छा रहता, मैं भी एक सेफ जोन में होता. सो दिस इज अ टाइम, टेक केयर ऑफ योर शुगर्स, टेक द रेन्स इन योर हैंड कि हाँ, अब मैं I will try to do everything right. Smoking करते हैं तो उसको stop करें, alcoholism है उसको stop करें. They are not good for you. They are putting you more in the danger zone.
सो ये सारा सेल्फ रियलाइजेशन का भी टाइम है. सो so many positive things. Think of the positive things in the world. टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई. डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन पहले कहाँ होता था? Doctors never used to see like that, but this is now actually allowed legally, and this is so nice. So anytime you want, you can speak to your doctor, you can speak to your friends. Nothing is suffering. Pollution कम हो गया है. So when you go out, you'll be value, उसकी value आपको ज़्यादा होगी बाकी सारी चीजों में. You'll realize the value of your relations, of the the positive nature, side of the corona. everything. बहुत सारा पॉजिटिव साइड है. टेक्नोलॉजी का कितना बूम हुआ है, उसको सोच के आई थिंक ऑल विल बी वेल. राइटली सेड दी. वैसे ये काम हम रोज भी कर सकते हैं ना. कोरोना की जरूरत नहीं है उसके लिए. टॉक टू अदर्स, शेयर द फीलिंग्स, राइट अ जर्नल, रीड अ बुक. यस, सो मेनी थिंग्स टू डू. टाइम कम पड़ जाता है, so many things. अभी जो ये परिस्थितियां हैं उसमें मुझे लगता है कि बड़ों के साथ में जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए हैं वो हुए हैं बच्चे. ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है वो नहीं बाहर नहीं आ सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, खेल नहीं सकते हैं. ठीक है, और अगर घर में किसी को कोविड है तो उनके ऊपर और रेस्ट्रिक्शंस बढ़ जाती हैं. तो दिस इज माय क्वेश्चन ऑन अ बिहाफ ऑफ द स्कूल आल्सो, बीइंग अ पेरेंट आल्सो, बीइंग अ टीचर आल्सो, दैट व्हाट शुड वी ऑल डू सो हम बच्चों को किस तरह से एंगेजमेंट दे पाए, उनको किसी तरीके से हेल्प कर पाए टू रिस्टोर देयर मेंटल हेल्थ. Okay, so children are already, I think they're coping with the pandemic so well. I see all around कि कई बार पेरेंट्स मास्क नहीं लगाते, बट चिल्ड्रन टोकरे होते हैं, they will never put their mask down. So it's like आपको they are becoming the role models. So अब जितना उनको engage घर में रखोगे, see teachers are doing a great job. वो लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं. टीचर्स के लिए it was such a difficult time कि टेक्नोलॉजी से अपने आप को अपग्रेड करना and then teaching the students. So अपनी पढ़ाई उनकी चल रही है. सो दैट इज द थिंग. इसके अलावा आप घर में फैमिली की तरह उनके साथ एंगेज रहे, उनको अपनी अच्छी स्टोरी एज आई टेल एल्डर्स जो है उनके साथ अपनी स्टोरी शेयर करें, अपनी वैल्यूज शेयर करें. उनको ये मौका बहुत अच्छा मौका मिला है. कहाँ नहीं तो टाइम नहीं होता था. बच्चे स्कूल से आते थे, अपना होमवर्क किया, अपने प्लेग्राउंड में गए, एंड देन दे आर बैक टू दिस. बट दिस इज अ टाइम व्हेन दे कैन लिसन टू योर एंसेस्ट्रल स्टोरीज, प्ले लूडो, प्ले कैरम एंड ऑल दीज थिंग्स विद देयर पेरेंट्स. और इसके अलावा अपना घर में लाइट एक्सरसाइजेस करके, लाइट रनिंग या लाइट वॉकिंग या लाइट जंपिंग, एनीथिंग दे वांट करके अपने आप को एंगेज कर सकते जी. आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इस बारे में. मेरे दिमाग में एक और चीज आती है इन चीजों को लेके कि अभी हम जो भी देख रहे हैं हर तरफ कोविड और सिर्फ कोरोना की बातें होती हैं, राइट. लेकिन जो लोग एक्चुअल में पहले से ही बहुत सारी फिजिकल परेशानियों से पीड़ित हैं, डायबिटीज है, अस्थमा है, कोई ऑपरेशन पेंडिंग था, हाई ब्लड प्रेशर है, एनीथिंग, तो जो ऑलरेडी लोग जो इस तरह की बीमारियों से पहले से पीड़ित हैं उन लोगों को इस समय क्या करने की आवश्यकता है, किस तरीके से बहुत विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, कि किस तरह से वो अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रह सकते हैं या अपनी हेल्थ का बहुत बेटर तरीके से ध्यान रख सकते हैं. ठीक है. एज वी डिस्कस दिस कि जिन लोगों को शुगर है, देयर इज वन थिंग कॉल्ड सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज. आप अपने शुगर्स को घर में चेक करिए. अब आपको पता है कि आपने स्टेरॉइड्स लिए हैं, थोड़े दिन वो शुगर हाई आएगी. ठीक है. सो उसको आपको डॉक्टर की हेल्प से, जैसे भी डॉक्टर ने एडवाइस किया है, इंसुलिन, बेसल बोलस इंसुलिन के रेजिम से या फिर अपनी ओरल मेडिकेशंस को रिवाइज करें. उसको आप डिलीजेंटली फॉलो करें और अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें. कंट्रोल में कैसे रखेंगे? जब तक आप चेक नहीं करेंगे कि आपकी कितनी आ रही है, आपको पता नहीं रहेगा कंट्रोल में है कि नहीं. सो वन स्टेप इज चेकिंग योर बीपी, चेकिंग योर ब्लड ग्लूकोज ऑन अ रेगुलर बेसिस. खाने में आपको ध्यान रखना है. किसी भी बीमारी का फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ द डाइट एंड योर एक्सरसाइज, टेकिंग केयर ऑफ योर वेट, टेकिंग केयर ऑफ योर स्ट्रेस. तो अपने जैसे भी आपको डॉक्टर ने बताया है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लें, एक बार में ज्यादा ना खाएं, खाने में ज्यादा गैप ना रखें, अपनी मील्स को मिस ना करें, अपने डाइट का क्वालिटी का ध्यान रखें, नमक का, ऑयल का ध्यान रखें, कितना इंटेक हो रहा है, अपना वेट का ध्यान रखें, लाइट एक्सरसाइजेस करें एंड सी हाउ मच इज योर वेट. अपने वेस्ट साइज का ध्यान रखें. मोर इंपॉर्टेंट देन योर वेट इज योर वेस्ट साइज, वेस्ट सर्कमफेरेंस. ये सब चीजें आपको मॉनिटर करने का मौका मिला है व्हेन यू आर एट होम. तो इनको आप रेगुलर वे में अपने, जैसे मैंने बताया, ग्लूकोमीटर से, बीपी एपरेटस से, इन सब चीजों को चेक करें, अपना रिकॉर्ड बनाएं
एंड अपने डॉक्टर के टच में रह के इसको डिस्कस करें. जैसे डॉक्टर ने बताया इसको फॉलो करें. बी इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विद योर डॉक्टर. Teleconsultation is a big platform now. So you can make a small summary of your table, the record you have maintained, and send it to your doctor. और आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करे. It has become quite easy now. ठीक है, हर चीज के मॉनिटरिंग से ही आपको पता चलता है. जी, ये हमारे पास एक और अभी जो एक नया कंसर्न उभर कर आ रहा है वो है ब्लैक एंड व्हाइट फंगी. What is that and how we can prevent ourselves with that? हाँ, so now what is black fungus? Black fungus एक तरह का फंगस है जो हमेशा से इस हवा में होता है. Okay, it is always there in the air. कभी वो हमारी नोज में कभी एंटर भी किया तो हमारी बॉडी उसको फाइट करके खत्म कर देती है, हमें पता भी नहीं चलता. बट अभी कोविड के टाइम क्या हो रहा है कि क्योंकि हमने एक तो स्टेरॉइड्स लिए हैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए, कोविड के ट्रीटमेंट के लिए. सेकेंड, हमारी अगर शुगर्स, हम ऑलरेडी डायबिटिक है और हमारी शुगर्स कंट्रोल नहीं थी, हो सकता है पिछले साल अपने डॉक्टर के टच में रहे ही नहीं, हमने चेक ही नहीं कराया लास्ट ईयर कुछ भी, तो हमारी शुगर्स बहुत अनकंट्रोल्ड थी. तो ऐसी या हम ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, हमने कोई लिवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है हमारा. जब किसी का कोई ट्रांसप्लांट होता है तो हमें इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स दी जाती है ताकि हमारी बॉडी उस ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट ना कर दे. तो अगर हमें कोई ट्रांसप्लांट मिला है या फिर हमारे कोई ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है जिसमें हमारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब्ड है, तो ऐसी इस टाइम में ये जो फंगस जो ऑलरेडी इस हवा में था उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो हमारे अंदर आकर और इस टाइम हमें अटैक करे, क्योंकि इस टाइम हम वीक हैं, इस टाइम हमारी इम्यूनिटी वीक है. तो वो हमारी नेजल कैविटी में या ओरल कैविटी में आता है और फिर हमें अटैक करता है और इस टाइम वो अपने आप को रेप्लिकेट करके डिजीज करता है. ये एक फंगल इन्फेक्शन है जिसमें एक ब्लैक स्कैब आ जाता है नोज पे. नेजल कैविटी से एंटर होगा, फिर देन इट कैन गो टू द आई, इट कैन गो टू द ब्रेन. राइनो ऑक्यूलर सेरिब्रल माइकोसिस हो सकता है. नोज का राइनो, आईज का ऑक्यूलर, ब्रेन का सेरिब्रल. सो ये एक ऐसा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, इससे एक अपॉर्चुनिटी मिली हमारे अंदर अटैक करने की जिस टाइम हम वल्नरेबल थे, हमारी इम्यूनिटी कम थी. इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी शुगर्स को कंट्रोल करें. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. डायबिटीज है तो उसको कंट्रोल में रखें. डायबिटीज है तो है, बट वी कैन स्टिल कीप इट इन कंट्रोल. दैट इज इन आवर हैंड्स. स्टेरॉइड्स लेने की बात थी. स्टेरॉइड्स ने हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं, कोविड से हमें बचाते हैं, लेकिन जिस टाइम हमने लिया उस टाइम हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं. तो स्टेरॉइड्स को अपने आप ना लें, बहुत हाई डोज में ना लें, प्रोलॉन्ग दिनों तक ना लें. 7 to 10 days जब तक उसका इंडिकेशन है उतने दिन लिया फिर बंद कर दिया. ये नहीं कि लिए जा रहे हैं. ये हाई डोज में ले लिया कि हाँ 6 मिलीग्राम था 10 days के लिए तो उसको 60 कर दिया. नहीं, तो उसको अपने आप नहीं यूज करें, उसका डॉक्टर की सुपरविजन में ही यूज करें. अपनी सारी कोमोबिडिटीज को कंट्रोल में रखें, तो उससे हम उस फंगस से बच जाएंगे. वो हमें अटैक करने नहीं देगा क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ठीक रहेगी. स्टेरॉइड्स को हम जल्दी से जल्दी बंद कर देंगे जब इंडिकेटेड है. दैट इज द थिंग. उसकी कुछ दवाइयां हैं. हाँ, उसकी दवाइयां हैं. सॉरी, आप इसके लिए आप डायग्नोसिस के लिए जब भी आपको लगे, कोई शक हो कि कोई ब्लैक स्कैब्स आ रहा है या नेजल डिस्चार्ज है या नेजल स्वेलिंग है, फेस की साइड में कोई स्वेलिंग है, आईज में प्रोक्टोसिस, कोई स्वेलिंग दिख रही है आईज बाहर की तरफ, हेडेक हो रहा है, कोई नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, ईएनटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करेंगे. वो आपको एग्जामिन करेंगे, आपकी एंडोस्कोपी भी करेंगे, उसके अंदर से बायोप्सी भी ले सकते हैं. एंड इफ नीडेड CT/MRI आपको एडवाइस करेंगे. एंड देन जितनी जल्दी वो अगर है तो दे विल एडवाइज यू सम ट्रीटमेंट व्हिच इफ स्टार्टेड अर्ली इट इज टोटली क्योरेबल. ओनली थिंग, यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम इन गोइंग टू द डॉक्टर. सिम्टम्स का वॉच रखें और डॉक्टर ने जो भी बताया है उसको तुरंत करें. सो इट विल नॉट हार्म. सिमिलरली व्हाइट फंगस भी होती है एज यू सेड. तो व्हाइट फंगस इज लाइक सिंपल कैंडिडा इन्फेक्शन. वो भी एक व्हाइट कलर का उसका होता है जिसमें वो ब्लैक फंगस में ब्लैक स्कैब बनता है, व्हाइट फंगस में व्हाइट आ जाता है. इट इज वेरी कॉमन. इट इज देयर सिंस मेनी इयर्स. ये हमेशा से है और इसका ट्रीटमेंट काफी इजी है. सिंपल एंटी फंगल से ही ठीक हो जाता है. So again, here comes the importance of the wearing mask and maintaining the immunity, right? Yes. So कोई भी चीज है, अगर हमारी इम्यूनिटी कम भी है तो अगर हमने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके डबल मास्किंग कर ली है तो वी आर प्रोटेक्टेड. इफ यू आर नॉट गोइंग आउट अननेसेसरीली, जब तक बहुत जरूरी नहीं, हमें बाहर नहीं जाना. अपने हैंड्स को वॉश रखना है. हैंड हाइजीन एंड हैंड टू फेस हाइजीन. हैंड को नोज, माउथ, आईज की तरफ नहीं लाना है क्योंकि दिस इज द पाथवे फ्रॉम वेयर द वायरस इज एंटरिंग.
और दूसरों से सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन इमोशनल डिस्टेंसिंग ना रखें, सबके टच में रहें, सबके सबके हालचाल पूछें और सबको मोटिवेट करें, सबको पॉजिटिविटी दें. दैट इज इट. इस समय वैक्सीनेशन ड्राइव है ऑल ओवर इंडिया. वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के बीच मन में बहुत सारे सवाल हैं. मतलब कई तरह की वैक्सीनेशन अवेलेबल है. कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए, कितने दिनों के बाद लेना चाहिए, कितना गैप रखना चाहिए, आप उस बारे में हमें थोड़ा डिटेल में बताएं वैक्सीनेशन को लेकर. ठीक है. तो जैसे हमने कहा, हमारे पास 4 हथियार हैं कोरोना के खिलाफ: मास्किंग, hand hygiene, social distancing, and the fourth, the most important is vaccine. So we are lucky कि हमारी country में हमारे पास vaccines हैं. So we have 3 vaccines right now. One is Covishield, second is Covaxin, and third is Sputnik. So ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है सबसे पहले आई थी, एस्ट्राजेनेका ने बनाई थी. इसमें चिंपैंजी का एक एडिनो वायरस होता है, उसको एक वेक्टर की तरह यूज करके हम डेड वायरस को हमारे सेल में डाल देते हैं. अब वो डेड वायरस हमारे सेल में आ गया तो हमारी बॉडी पहचानती है कि हाँ, अब हम इसको कैसे फाइट करेंगे इस वायरस. तो हमारी बॉडी ने फाइट करना सीख लिया वायरस, तो हमने एंटीबॉडीज बना ली. तो नेक्स्ट टाइम जब वो वायरस लाइव फॉर्म में हमारे पास आएगा तो हमारी बॉडी ऑलरेडी तैयार है, हमारे पास एंटीबॉडीज है, तो हम उसको फाइट कर लेंगे. ठीक है. अभी हमारे पास क्या था ड्रॉबैक कि हम पहचानते नहीं थे इस वायरस को, वी नेवर न्यू, कभी हमारी ह्यूमन बॉडी में आया ही नहीं था. दूसरे वायरसेस जो थे वो आ चुके थे, हमारे पास एंटीबॉडीज बनी हुई थी, लेकिन ये वायरस कभी हमारी बॉडी में आया ही नहीं था. तो हमारे पास इससे हमारी बॉडी इसको बिल्कुल नहीं पहचानती थी. बट अब हमने इसको वैक्सीन में क्या करा, हमने एक डेड वायरस को डाल दिया, मतलब इसको इनएक्टिवेट थोड़ा सा करके एंड चिंपांजी के वेक्टर के साथ उसको अपने उसमें डाल दिया. सो इसकी डोज जो होती है, अगर आप फर्स्ट डोज लेते हैं, आज आपने फर्स्ट डोज ली, तो आप सेकेंड डोज आफ्टर 12 to 16 वीक्स ले लेंगे, बिकॉज इतने दिनों तक इसकी इम्यूनिटी रहती है फर्स्ट डोज की. सेकेंडली, अगर आपको फर्स्ट डोज के बाद अगर कोविड हुआ है, फर्स्ट डोज आपने ले ली, उसके बाद आपको कोविड हो गया, तो आप अगेन इस कोविड से रिकवर होने के 3 months बाद फिर से सेकेंड डोज ले लेंगे. कोवैक्सीन है, उसकी सेकेंड डोज आप 4 to 6 वीक्स में ले लेंगे. ठीक है. दैट इज समथिंग. अगर हमें ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव है, हम कोविड हो चुका है, या मान लीजिए रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है, कुछ भी हुआ है, तो उस समय हमें इंजेक्शन लेते समय कितना ध्यान रखना चाहिए वैक्सीनेशन से पहले, कितने दिन का गैप रखें? अगर हमारी कोई और किसी और चीज के लिए सर्जरी या कोई हमें हॉस्पिटल एडमिशन हुआ है, तो हम 4 to 6 वीक्स के बाद ही सेकेंड डोज ले सकते हैं, या उसके बाद वैक्सीनेशन ले सकते हैं 4 to 6 वीक्स के. राइट. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं फील करती हूँ, वो है फियर. पीपल आर हैविंग सो मच फियर विद कोरोना. घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलते, कोई काम नहीं करते, किसी को छूते नहीं है. इवन इफ विच आर नोटिस्ड इन द मीन्स इन द नियर बाय, कि अगर आपको पता चल गया कि किसी को कोविड है तो उसको बिल्कुल बहुत दूरी मेंटेन करना. तो ये जो फोबिया है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, एज आई सेड कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, लेकिन इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करनी है. हमारे नेबर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, सो वी कांट अबेंडन देम एट ऑल, क्योंकि इट इज लाइक हम आज उनकी हेल्प कर रहे हैं तो कल वो हमारी हेल्प करेंगे, है ना. एंड इट इज ह्यूमन नेचर टू हेल्प. अगर एज आई सेड, हमारी हीलिंग तभी होगी जब हम दूसरों को हेल्प करेंगे. सो ये वायरस तो इट इज देयर इन द एयर. हमें अपनी गाइडलाइंस हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है. तो आप सोशल डिस्टेंस जरूर बनाएं, दैट इज गुड, यू आर सेटिंग एन एग्जांपल. बट और दूसरों को टोक भी सकते हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना, किसी ने डबल मास्क नहीं पहना, किसी ने हैंड वॉश नहीं की, कोई टच कर रहा है, कोई हग कर रहा है. सो you can wait for few months. No? This is not the time to do it. You can do it later. We are hopeful. We have patience. ये वायरस आज है लेकिन हमेशा तो नहीं रहेगा, 6 months बाद तो नहीं रहेगा, 1 साल बाद तो नहीं रहेगा. So we will be together. We will be hugging. We will be all celebrating the same way as we were doing earlier. लेकिन अभी के लिए अगर आप सबको एक साथ लेके चलेंगे, सबकी हेल्प करेंगे, इमोशनली उनको सपोर्ट करेंगे, तो दिस विल बी द राइट थिंग टू डू. राइट. तो अब तक आपने हमारे लगभग सभी सवालों के आपने हमें बहुत अच्छे से जवाब दिए. प्री कोविड, ड्यूरिंग द कोविड, पोस्ट कोविड, राइट. इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है, दैट इज डायबिटीज. ठीक है. तो डायबिटीज एंड कोविड किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है? क्या डायबिटिक पेशेंट को ज्यादा
danger है, they are in the more danger zone, and if yes, then what they can do? तो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज को ज्यादा कोविड होने का खतरा है, लेकिन जब डायबिटीज वाले पेशेंट्स को कोरोना हो जाता है, कोविड डिजीज हो जाती है, तो उनको कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए हम बार बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं डायबिटीज कंट्रोल पे। और डायबिटीज कंट्रोल के कई दे आर मेनी वेज टू कंट्रोल डायबिटीज, जिसमें आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी है, आपकी ओरल मेडिसिन भी है, और आपकी इंसुलिन वाली मेडिसिन भी है। तो सिर्फ ये एक स्ट्रेस करने का पॉइंट है कि आप डरे नहीं किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में करें, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, अपनी शुगर्स को चेक करते रहें, और अपने डॉक्टर के टच में रह के जो ट्रीटमेंट आपके लिए उस टाइम के लिए बेस्ट है जरूर लें। अगर आप ऑलरेडी स्टेरॉइड्स आपने लिए हैं कोरोना में, तो पोस्ट कोविड में उसको फॉलो करें कि आपकी शुगर्स थोड़ी दिन में कब नॉर्मल आई है, और उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट कैसे रिवाइज हुआ है, so that you are safeguarded from the complications of diabetes, complications of COVID, and complications of mucormycosis also. So it is a very important aspect of COVID, diabetes care. तो आपने हमें कोविड से रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बीइंग अ फिजिशियन, आप हम सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? Okay. So I would just say सॉरी, क्योंकि मैं हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि जो डॉक्टर शालिनी है, वो एक फिटनेस कोच भी हैं, फैमिली फिजिशियन भी हैं, और पिछले 6 मंथ से ये डेडिकेटेडली केवल कोविड पेशेंट्स को ही देख रही हैं। इसलिए उन सारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाट द मैसेज व्हिच यू विश टू गिव ऑल ऑफ अस। See, for everyone, I think this is a good opportunity to stay in touch with your doctor. आप अपने फैमिली फिजिशियन में बिलीव करें, आप अपने डॉक्टर की सलाह में बिलीव करें। आप एक प्रिस्क्रिप्शन लेके दूसरे के पास जाना, प्रिस्क्रिप्शन हॉपिंग जिसको कहते हैं, आप सेकंड ओपिनियन ले लेते हो, थर्ड, फिर इतनी ढेर सारी दवाइयां घर में इकट्ठा हो गई। ऐसा करने से आपका सही इलाज नहीं होगा। अगर आप एक डॉक्टर के साथ फर्स्ट डे ऑफ सिम्टम से लेके लास्ट डे ऑफ सिम्टम तक अपने रहेंगे, तो आपका बेटर इलाज होगा, विच इज अ ट्रुथ। इसके अलावा आप अपनी नॉर्मल हेल्थ की तरफ ध्यान दें, तो डोंट फोकस ओनली ऑन कोविड। हम सबको कोविड नहीं हुआ है, बाकी लोग भी हैं जो चाहते हैं जिनको भी नहीं हुआ और ना हो। सो वो तभी पॉसिबल है जब हम वी बिलीव इन अदर गुड लाइफस्टाइल बिहेवियर चॉइसेस। एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, डेली 45 मिनट्स आप वॉकिंग जरूर करें, और खाने पीने में बहुत ध्यान दें अपना, एक्स्ट्रा कभी ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, प्रोटीन, बैलेंस डाइट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपको सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस, ये जो आजकल हमारी डिजीजेस है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इन सब से बचाएगी। इन सब का कोई अलग अलग इलाज नहीं है, इन सब का एक ही फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। इवन मेडिसिन के साथ भी अगर आप लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस नहीं करेंगे तो आपकी डिजीज कंट्रोल में नहीं आएगी। सो फर्स्ट फोकस ऑन दैट। अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ को आप सिर्फ इसी तरह कंट्रोल में ला सकते हैं कि अपनी लाइफ को अच्छी हैबिट्स से जिए। दैट इज इट। थैंक यू सो मच दी, आपने हमें इतनी सारी जानकारियों से अवगत कराया। आपने हमें बताया कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द कोविड, व्हाट इज द राइट टाइम टू अप्रोच द डॉक्टर, टू गो टू द हॉस्पिटल, कितना इंपॉर्टेंट है डॉक्टर के साथ लगातार टच में रहना, अपनी हेल्थ को लगातार मॉनिटर करना, वैक्सीनेशन कितना जरूरी है। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि इस जानकारी के साथ हम लोग सब कोरोना से लड़ने में पहले से भी ज्यादा समर्थ हो पाएंगे। So thank you so much. For calling. Thank you so much दी, and thank you so much to all of you कि आप हम सब से जुड़े हैं। आज ही की तरह नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलेंगे किसी और महत्वपूर्ण विषय पर परिचर्चा के लिए। तो आप अपने सवाल, आपके कंसर्न या जिन भी टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि हम आगे लगातार परिचर्चा करें, आप हमें भेजते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।